हेलो दोस्तों, टारगेट विद एच में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का पार्ट 10। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, पर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में दिया गया संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो भी बातें दी गई हैं वह सब मूल अधिकार से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जो भी बातें दी हुई है, जो भी लिखी हुई है, सब ही मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा किस लिए कहा जाता है? मैग्ना कार्टा होता क्या है? देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। इंग्लैंड के सम्राट जो थे, अपने 1215 में अपने जनता को कुछ अधिकार दिए और वो लिखित अधिकार दिए। इससे पहले कोई भी इतिहास में किसी राजा ने किसी अपने जनता को, अपने प्रजा को लिखित अधिकार नहीं दिए थे, लेकिन इंग्लैंड के सम्राट ने 1215 में अपनी जनता को लिखित अधिकार दिए और जिस चीज़ में लिखी हुई थी वो अधिकार, उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य का मतलब क्या होता है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, 12 से 35 तक में है, तो 12 और 13 में क्या है, उसके बाद जितने भी पढ़ेंगे तो उसमें राज्य का एक उल्लेख किया गया है। तो राज्य क्या होगा, किसे राज्य कहेंगे, उसी के बारे में अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है। तो राज्य को परिभाषित किया गया है। इंटरनेशनल लेवल में राज्य का मतलब देश हो जाता है, देश के लेवल में राज्य का मतलब स्टेट हो जाता है, और जब कार्यपालिका के बारे में बात हो जाता है तो राज्य मतलब सरकार हो जाता है। अनुच्छेद 13 में ये दिया हुआ है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करे। जो मूल अधिकार में जो हमको 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा, और सरकार उसमें कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार जो हमारे हैं उसका हनन हो। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो इस प्रकार है। देखिए, ये मूल अधिकार है। इसमें देखिए, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। दूसरा में है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। छठा अधिकार हमारा ये है। देखिए, मूल अधिकार है क्या चीज़, मूल अधिकार होता क्या चीज़ है। हमें संविधान में बहुत सारे अधिकार हिंदुस्तान में मिली हुई है, लेकिन ये मूल अधिकार है क्या चीज़। देखिए, एक होता है संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं। इनमें फ़र्क क्या है, मूल अधिकार है क्या असल में? मूल अधिकार का नाम से ही पता चल रहा है, मूल मतलब होता है जड़। जड़ माने अधिकारों का जड़ है ये। देखिए, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, इसका कोई गारंटी नहीं लेता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। लेकिन मूल अधिकार गारंटीड अधिकार दिया हुआ, हर हाल में हमको अधिकार मिलेगा। ये मूल अधिकार हमको, इसका गारंटी लिया है सुप्रीम कोर्ट। ये कोई राज्य अगर मेरा इस कानून को का उल्लंघन कर रहा था, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इसको मूल अधिकार कहा गया। इसका ये गारंटीड है, ये हमको हर हाल में मिलेगा। इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये हर हाल में मिलेगा, ये गारंटीड है। इसीलिए इसे मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। पहले 7 था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उस संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को, संपत्ति का अधिकार को हटा करके 300A में डाला गया और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। देखिए, हमारे पास 6 मूल अधिकार है। ये 6 मूल अधिकारों में से हमको सबको याद करना पड़ेगा, चूँकि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें से सवाल। मान लीजिए कोई सवाल कर देगा अनुच्छेद 15 में कौन सा अधिकार दिया गया है, तो इसको हमको याद करना पड़ेगा। इसको याद करने का ट्रिक है। इसको हम कैसे याद करेंगे, एक बार आप पढ़ लेंगे मेरे साथ ना, तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। कैसे याद करेंगे उसे देखिए। मान लीजिए कहानी के थ्रू याद करेंगे। समता नाम की एक लड़की थी किसी गांव में, उसे कैद कर लिया जाता है और उसके खिलाफ बहुत शोषण किया जाता है, उस पर बहुत शोषण किया जाता है। धर्म और संस्कृति का अंधविश्वास की वजह से गांव वाले बहुत शोषण करते हैं उसके ऊपर। जब उसको कैद कर लिया जाता है, तो कैद करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी, जब वो स्वतंत्र होती है, कैद से छूट जाती है, स्वतंत्र हो जाती है,
तो स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले क्या करती है कि अपने साथ जो हुए शोषण के खिलाफ वो आवाज़ उठाना चाहती है। तो आवाज़ उठाना चाहती है तो उसके पास उतने नॉलेज नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या करती है कि जो धर्म के अंधविश्वास की वजह से उसके खिलाफ शोषण हुआ, तो सबसे पहले धर्म और संस्कृति का वो शिक्षा ग्रहण करती है। और जब शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद उन जो शोषण किए थे उन पूरे गांव वालों का उपचार करना चाहती है, उपचार करती है। तो ये हुआ समता। जब स्वतंत्र हुई तो शोषण के विरुद्ध धर्म संस्कृति की शिक्षा ग्रहण कर उपचार किया। समता, समता मतलब समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। स्वतंत्र हुई मतलब स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 है। धर्म, धर्म का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा एक ही चीज़ है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में दिया हुआ है। और उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। तो देखिए ये तो हुआ, अधिकार तो याद कर लिए, लेकिन अनुच्छेद कितने में से कितने तक में समता दिया हुआ है और स्वतंत्रता तक अधिकार अनुच्छेद कितना में दिया हुआ, इसको भी तो, अनुच्छेद को भी तो जानना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे समता का अधिकार है, समता, इसमें देखें कि कितने अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो इसको समता में 5 लिख देंगे। उसी तरह से स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 19, 20, 21, 22 4 दिए हुए हैं, 4 हो गया ये। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 23 और 24 2 दिए हुए हैं, 2 हो गया यहाँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 4 दिए हुए हैं, धर्म में 4 हो जाएगा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में 2 दिए हुए थे, 2 हो गया। चूँकि यहाँ पे 31वां अनुच्छेद था वो तो ख़त्म हो चुका है, तो सीधे आ गया छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें 1 दिए हुए। तो इसको ऐसे याद करेंगे, उपचार 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 54, 5, 4, 2, 4, 2, 1। इस तरह से हुआ 54, 24, 21, 54, 24, 21, 54, 24, 21, 54, 24, 21, 2-4 बार बोल लेंगे, समझ में आएगा। इसका मतलब यह है कि समता में 5 अनुच्छेद दिए हुए हैं और 14 से शुरू हैं। स्वतंत्रता में 4 है। तो देखिए 14 से, अगर 14 याद आपको है तो फिर सब याद हो जाएंगे। इसी तरह सब याद कर लेंगे। इस चीज़ को एक बार आप देख लेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा मूल अधिकार। आइए एक एक करके सारे अधिकारों को देखते हैं। पहला है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। सबको कानून, उसके साथ अन्याय होता है तो कानून का शरण लेने का अधिकार उसको दिया गया। यह भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। यही राज्य, जैसे यहाँ पे चर्चा राज्य का उल्लेख हो रहा है, तो यही राज्य को परिभाषित अनुच्छेद 12 में किया गया है। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी भारत के अंदर कोई जाति धर्म का है या कोई लिंग है, जाति के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 15(3) में ये किया गया है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए राज्य विशेष व्यवस्था कर सकती है। महिला एवं बच्चों के लिए सरकार जो है कोई विशेष व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग ST, SC, OBC के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15(4) में यह है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अगर कोई पिछड़ा है तो उसको उत्थान के लिए उसके लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, किसी भी नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद 16(4) में राज्य ST, SC और OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। 16 में तो यह दिया हुआ है कि सबके साथ सबको समान अवसर दिया जाएगा, कोई भी जाति धर्म का है। लेकिन 16(4) में यह दिया गया है कि राज्य अगर ST, SC और OBC को
आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, चूँकि वो पिछड़े होते हैं, उनके उत्थान के लिए उनको आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। कुछ फैक्ट्स हैं अनुच्छेद 16 से रिलेटेड। काका कालेकर की अध्यक्षता में पहली बार 1953 में पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया। बीपी मंडल आयोग का गठन 1978 में किया गया। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के समय पिछड़े वर्गों को केंद्र में 27% आरक्षण दिया गया। कभी कभी पूछ लेता है कि बीपी मंडल आयोग किससे संबंधित है, तो ये पिछड़ी जाति से संबंधित है। या कभी काका कालेकर की अध्यक्षता में कौन सी आयोग का गठन किया गया था, ये पिछड़ी जाति का गठन आयोग का गठन किया गया था। या कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 27% आरक्षण जो पिछड़ी जाति को दिया जाता है उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वीपी सिंह थे। पिछड़ी वर्ग का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। मान लेते हैं कोई किसी राज्य के निवासी, मान लीजिए महाराष्ट्र का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, बंगाल का है, वहाँ का कोई जाति पिछड़ा वर्ग कौन होंगे वो पहले तय करते हैं। राज्यपाल वहाँ देखने के बाद भेजता है राष्ट्रपति को, हाँ ये पिछड़ी जाति के हैं, तो फिर राष्ट्रपति उसको निर्धारण करते हैं। आर.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में क्रीमी लेयर का निर्धारण किया गया। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। आर.एन. प्रसाद का अध्यक्षता में क्रीमी लेयर का निर्धारण किया गया और क्रीमी लेयर में जो आते हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। क्रीमी लेयर का क्या प्रावधान है, क्या रूल है कि क्रीमी लेयर अभी का तत्काल के समय अभी जो हम आपको बता रहे हैं उस वक्त क्या है, जिसका माता पिता का आय अगर 10 लाख से ऊपर है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर में आ जाता है। क्रीमी का मतलब क्रीम, मतलब ये हुआ कि एकदम स्थानीय भाषा में आपको बता रहे हैं। क्रीम का मतलब जो अमीर या अमीर लोग जो होते हैं, उच्च कोटि के लोग होते हैं, वही लोग क्रीम या मलाईदार कुछ खाते हैं, और गरीब लोग तो वो सब कुछ मिलता नहीं। तो क्रीम का मतलब क्रीमी लेयर, जो क्रीम का मतलब हुआ कि जो अमीर 10 लाख से ऊपर, इससे आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। अनुच्छेद 17, ये समता का अधिकार के अंतर्गत ही सारे हम अनुच्छेदों को पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत हो गया। पहले क्या था कि छुआछूत था, कोई दलित के साथ छुआछूत करता था, कोई अगर दलित छू लेता था तो बड़ी जाति के लोग उसको घृणा की नज़र से देखते थे, उसका छूने नहीं दिया जाता था, उसका अंत हो गया अनुच्छेद 17 के तहत। संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया, इसको अपराध घोषित किया गया। इसे 1976 में नाम बदल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। बाद में 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत हो गया। उपाधियों का अंत का मतलब हुआ कि पहले जो लोग सितारे हिंद, तो महाराजा, तो राजा, तरह के सुल्तान, तो बहुत तरह का उपाधि दिया जाता है, उस उपाधि को ख़त्म कर दिया गया। बस सेना में जो उपाधि दिया जाता है उसको छोड़ करके बाकी सारे उपाधियों का अंत हो गया। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। इसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं दी गई है। तो अनुच्छेद 19 में बहुत सारे कैटेगराइज किया गया है, उसको बांटा गया है अनुच्छेद A, B, C, D, E, F में। तो अनुच्छेद 19A में क्या दिया हुआ है, ये स्वतंत्रताओं से ही रिलेटेड है, लेकिन क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। 19A में दिया हुआ है अभिव्यक्ति की आज़ादी। कोई भी व्यक्ति अपना अभिव्यक्त कर सकता है, अंदर की बातों को व्यक्त कर सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता, जो मीडिया है, प्रेस है, उसकी स्वतंत्रता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, अगर हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, मेरी ये अधिकार है, हम फहरा सकते हैं। धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, हम कहीं पर भी सरकार के विरुद्ध में हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, एक जगह जमा हो सकते हैं बिना हथियारों का, ये अधिकार दिया। ऐसा नहीं कि हथियार लेकर के जमा हो, उसका अधिकार नहीं है। बस अधिकार हमको ये दिया हुआ है कि हम एक जगह विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें विद्रोह की तरह नहीं होना चाहिए या फिर आक्रोश में आकर के कुछ भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। चुप रहना भी मेरा अधिकार है। कोई हमसे कुछ बोलवाना चाहे, हम चुप रहेंगे, हमारा अधिकार है, हम चुप रहेंगे। 19B में दिया है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। 19C में संघ बनाने का स्वतंत्रता, मान लीजिए 19C में है कि कोई जगह हम संघ बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं किसी भी, जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है, भारत के खिलाफ ना हो। 19D में संपूर्ण भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता,
भारत में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, बेरोक टोक आ सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। भारत का अगर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी अगर जाना चाहें या पूरब से पश्चिम जाना चाहें, कहीं पे रोक टोक नहीं किया जाएगा, कुछ पूछताछ नहीं होगा कहाँ जा रहे हो नहीं जा। भारत में कहीं भी रोक टोक आ जा सकते हैं। भारत 19 में भारत के अंदर किसी भी स्थान पर बसने की स्वतंत्रता। भारत चूँकि एकल नागरिकता देता है, पहले हम नागरिकता में पढ़ चुके हैं, तो भारत के अंदर किसी भी स्थान पर हम बस सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। हम मान लिया आप साउथ के हैं तो उत्तर में जाकर भी घर बना सकते हैं, कहीं भी हम घर बना सकते हैं। 19F में दिया हुआ है कोई भी पेशा कारोबार करने की स्वतंत्रता। हम कोई भी पेशा कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ कारोबार को भारत सरकार अपने अंडर रखती है, जैसे कि सेना से रिलेटेड। फुटपाथ पर दुकान लगाना भी अधिकार है, फुटपाथ पर हम दुकान लगाते हैं, वो भी मेरा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में यह दिया हुआ है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर हमको मेरे ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध होने के बावजूद हमको कुछ संरक्षण दिया गया है। उसमें देखिए क्या क्या है। प्रचलित कानून के आधार पर ही सज़ा दी जा सकती है। मान लीजिए जो प्रचलित कानून है उसी के आधार पर हमको सज़ा दिया जाएगा। मान लीजिए हम कोई चोरी का काम किए तो चोरी से रिलेटेड जो भी प्रचलित कानून अभी का पीरियड में जो कानून है उसी के आधार पर हमको सज़ा दिया जाएगा। पहले के ज़माने में क्या 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 होता था कि हाथ काट लिया जाता था, तो हमको जब चोरी करेंगे तो हाथ नहीं काटा जाएगा, हमको सज़ा दी जाएगी अभी जो प्रचलित कानून है उसके आधार पर। किसी भी आदमी को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। मान लिया हम अगर चोरी किए हैं तो चोरी का सज़ा है 5 साल का सज़ा, तो हमको 5 साल बिताएं तो फिर उसी का आरोप में दोबारा 5 साल का सज़ा नहीं दी जा सकता। हमको एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दिया जा सकता है। अपने ही विरुद्ध साक्ष्य के लिए किसी आदमी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब अपने खिलाफ हम सबूत खुद ही हम बने, उसके लिए हमको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी प्रचलित कानून के आधार पर ही किसी व्यक्ति को इस स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इस स्वतंत्रता का मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इसमें क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है। विदेश जाने का अधिकार हमको है, कहीं कोई भी विदेश हम जा सकते हैं, लेकिन अगर सरकार अगर चाहे अगर विदेश जाने से आपको देश को खतरा है तो आपको जाने से रोक सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार, हमको अधिकार है कम से कम वेतन पाने का। असमर्थ व्यक्ति को कानूनी सलाहकार पाने का अधिकार। अगर कोई समर्थ नहीं है, किसी के पास ताकत नहीं है कि कोई अच्छा वकील कर सके, तो सरकार का यह दायित्व है या उसका मूल अधिकार है कि उसको सरकार या राज्य उसको वकील मुहैया कराए। अनुच्छेद 21A में शिक्षा पाने का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। शिक्षा पाना भी मेरा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 22 बंदीकरण एवं नज़रबंदी के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार। अगर हमको बंदी कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया या नज़रबंद कर लिया गया तो उसके खिलाफ भी हमको कुछ अधिकार दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अगर हमको गिरफ्तार कर रहा है तो हम जानकारी हम मांग सकते हैं कि हमको किस लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। अगर मान लो हमको गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटे के अंदर हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा थाना अध्यक्ष को। ऐसा नहीं कि हमको थाना में बंद करके 10 दिन रख लिए, ऐसा नहीं है। हमको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना पड़ेगा, ये मेरा अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार। इसके बाद है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिए हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 अनुच्छेद में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा किसी प्रकार का ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। ऐसा करने से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अनुच्छेद 23 में यह दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति का खरीद बिक्री नहीं होगा, बेगारी बिना हमको ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करवाया जाएगा, या हमको ज़बरदस्ती कोई भी काम में नहीं लिया जा सकता है। अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती किया जाएगा तो हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में या खान या अन्य खतरनाक काम पर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 में यह है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाने में या खतरनाक कारखानों में काम नहीं लिया जाएगा। ऐसा करने से अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमको धर्म का स्वतंत्रता है। इसमें देखिए अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब ये हुआ कि अंतरात्मा का, जो हमको इच्छा करता है अंदर से, उसको धर्म का अबाध रूप से मानने का अधिकार है। उस पर आचरण करने का और उसका प्रचार करने का भी अधिकार है। ये अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 26 में यह अधिकार दिया गया है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। हम धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते हैं, कहीं भी हम एक सभा कर सकते हैं धर्म से रिलेटेड, उसका प्रबंध कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 में धार्मिक कर ना देने की स्वतंत्रता, हमको धार्मिक कर कोई अगर मांगे तो हम नहीं देंगे, मेरा अधिकार है। अनुच्छेद 28 में राज्य पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, या यदि दी जाती है तो उसे उसमें उपस्थित ना रहने की स्वतंत्रता। देखिए, अगर राज्य पोषित अगर कोई स्कूल चल रहा है जिसमें राज्य का किसी प्रकार से भी हिस्सेदारी है ना, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। और अगर देते हैं तो उसमें उपस्थित नहीं होने का स्वतंत्रता हमको होना चाहिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और कोई स्कूल चल रहा है, इसमें सरकारी स्कूल चल रहा है या सरकार किसी तरह से मदद कर रहा है, तो उसमें कोई बच्चा को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और कोई बच्चा दूसरे धर्म से है, तो उसको उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसका अधिकार के उपस्थित नहीं होगा वो। अनुच्छेद 28 में दिया। 5वां, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में दिया हुआ है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 में क्या दिया हुआ है कि अनुच्छेद 29 में प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय को अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को या समुदाय को अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। उसको मतलब संरक्षित कर रहा है तो उससे रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समूह को अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित करना और उसका प्रबंध करने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और उसका प्रबंध भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 जो अनुच्छेद है, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को है, विदेशी को इसका अधिकार नहीं है। 6ठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। मूल अधिकारों में सर्वाधिक महत्व अनुच्छेद 32 का है, क्योंकि इसके अभाव में मूल अधिकारों का अस्तित्व ही नहीं है। मूल अधिकारों को न्याय योग्य बनाने का काम इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है। मूल अधिकार में सर्वाधिक महत्व जो है अनुच्छेद 32 का है, क्योंकि इसके बिना बाकी मूल अधिकार का कोई अस्तित्व है ही नहीं। मूल अधिकार को न्याय योग्य बनाने का काम अनुच्छेद 32 करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट कुछ लेख जारी कर सकते हैं। जैसे कि पहले ही हम पढ़े हैं कि मूल अधिकार हमको गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट कि हाँ मूल अधिकार तुमको दिलाएगा। अगर राज्य किसी का मूल अधिकार का हनन करती है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती है, अतः अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित कर इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 जो है आधारभूत ढांचा है, इसलिए 368 के तहत इसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितने मूल अधिकार है उसको संरक्षित हमको अनुच्छेद 32 ही करता है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, हाईकोर्ट 226 के तहत। मान लीजिए मूल अधिकार, देखिए मूल अधिकार होता क्या है, पहले हम पढ़ चुके हैं। मूल अधिकार हमको सिर्फ और सिर्फ संरक्षण सरकार के विरुद्ध देता है, सरकार के विरुद्ध हमको शक्ति देता है मूल अधिकार। मान लीजिए दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति दूसरा का मूल अधिकार का हनन कर देता है, तो दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं कर सकता है, क्योंकि मूल अधिकार अगर पहला व्यक्ति को मिला है तो दूसरा व्यक्ति को भी तो मूल अधिकार मिला है। मूल अधिकार हमको सरकार के विरुद्ध संरक्षण देता है। मूल अधिकार हम सरकार के विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो लेख जारी करता है सरकार के खिलाफ करता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन के खिलाफ नहीं करता है। अगर कोई आदमी या आस पड़ोस के लोग मेरा मूल अधिकार का हनन करते हैं तो हम अनुच्छेद 32 के तहत हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या 226 के तहत हाईकोर्ट नहीं जा सकते हैं, उसका कुछ अलग कानूनी कार्रवाई उसके तहत हम जा सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार के जो कुछ अनुच्छेद है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है,
जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। और नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त जो मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 एवं 28। बस आपको ये याद रखना है कि 15, 16, 19, 29, 30 ये हमको सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, बाकी जितने भी अधिकार हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त है। मूल अधिकारों का स्थगन, मूल अधिकार का स्थगन कब हो सकता है? अनुच्छेद 352 के अनुसार जब कभी भारत में आपातकाल लगे तब अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी स्वतंत्रताएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अनुच्छेद 32 में क्या है, जब विदेशी आक्रमण हो या गृह युद्ध हो जाए तो उस पर आपातकाल लग जाए तो उसमें अनुच्छेद 29 को समाप्त कर दिया जाता है, वो स्वतः समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति विशेष आदेश द्वारा मूल अधिकारों के अन्य प्रावधान को भी संसद की स्वीकृति पर स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत तो स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 में है उसको ख़त्म किया जा सकता है, ये स्वतः ख़त्म हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति विशेष आदेश के द्वारा मूल अधिकार का अन्य जो अधिकार उसको भी ख़त्म कर सकता है, संसद की स्वीकृति पर ख़त्म कर सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकार किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होती है। अनुच्छेद 20 और 21 में जो दिए गए हैं, अनुच्छेद 20 और 21 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 20 और 21 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है उसको किसी भी स्थिति में ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, पढ़ने बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और पॉलिटी का अगला पार्ट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।